मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था जर्मनी तक, जर्मनी के विषय में आज हम पढ़ेंगे इटली। तो ये पहला लेसन ही अभी चल रहा है, लास्ट चल रहा है अभी। तो इटली के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ है सारा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी राजवंश घराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेब्सबर्गों के अधीन था। ये आ जाएंगे इटली के जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, सॉरी इटली के एकीकरण में। ठीक है, ये आएगा, यही पॉइंट्स आएंगे। सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के पूर्वों राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जूसेपे मेत्सी ने एकीकृत इतालवी साम्राज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एम्यूनल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख जो था इटली के एकीकरण में, किसका हाथ था? काबूर, काउंट कैमरो द काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इम्यूनियल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एम्यूनल की पत्नी थी। ये था अब इटली के बारे में। अब पढ़ेंगे ब्रिटेन। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण चारों कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ये देखो दे रखे इसमें इटली के एकीकरण से पहले के राज्य जो दे रखते हैं, टक्सनी, पेपल राज्य, मोडेना, सेवाई, सार्डिनिया, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, कहते इटली के एकीकरण से पहले के राज्य थे। ठीक है। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राज था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की प्रमुख पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी निर्जातीय शब्द क्या है? एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता उसे कहते हैं निर्जातीय। सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल सांसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट आर्म ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन का गठन हुआ। कब हुआ था? 1707 में। यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? 1707 में। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों में जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी
गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। तो स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों की भाषा कौन सी थी? गैलिक। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। धर्म की दो शाखाएं थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टाउन और उनकी यूनाइटेड आयरिशियन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड का बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801 में। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में माथित सहयोगी के रूप में ही रह पाए। ये जो बीच में दे रखे हैं इनको भी आप पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है। अगला है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी राष्ट्र को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद हो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, ठीक है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? लाल टोपी या टूटी जंजीर। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति का रूपक किसको बना गया? मारियान, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तारतम्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का, ठीक है। तो मारियान, जर्मेनिया दोनों हो गई। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेट, कौन था? फिलिप वेट एक चित्रकार था। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। तो फिलिप वेट कौन थे? एक चित्रकार थे, जर्मेनिया, ठीक है। ये हमारा लेसन पूरा हो गया है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे टूटी बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना।
बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी